हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। दोस्तों, हम आर एस अग्रवाल की बुक जिसमें हम प्रतिशत चैप्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे और जिसमें हमने 140 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आगे क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आज इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 141 में हमारे पास क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपए है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। मतलब इसका जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 2 लाख रुपए। इसने कहा कि 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब 10% हर साल घटता है। तो 3 साल बाद, तो 3 साल बाद की बात करिए तो हम क्या कर देंगे, 100 गुणा में नीचे रख देंगे और 10% घट रहा है तो 100 में से वैल्यू घटाएंगे तो कितना आएगा, 90, फिर 90, फिर 90। बस कैलकुलेशन कर लेंगे, 2 2 4 2 6, 5 जीरो ये और 1 जीरो ये कैंसिल कर लेंगे। तो वैल्यू क्या बनी, 2 गुणा 9 नमी कैसी नंबर 729 और 2 जीरो ये आ गए, गुणा कर लेंगे। 2 जीरो जीरो 2 जीरो जीरो 2 नम 18 का 8, 2 दूनी 4 1 5 2 सत्ते 14। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 1,45,800 रुपये। 1,45,800 रुपये उसका मूल्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 142। इसमें दिया गया है एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से मकान बनाया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% वार्षिक दर से कमी हो तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य क्या समान हो जाएगा। कितने समय बाद दोनों का मूल्य क्या समान हो जाएगा। इसने क्या करा कि 729 रुपए में एक भूखंड खरीदा, 72,900 रुपए में, 72,900 रुपए में इसने एक भूमि का टुकड़ा खरीदा और उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से क्या मकान बना दिया। ऐसे क्या भूखंड के मूल्य में हर साल मतलब वार्षिक दर से 10% की वृद्धि होती है। चलो 10% की वृद्धि होती है और बिल्डिंग के मूल्य में 10% की कमी होती है, तो कितने समय बाद मूल्य समान हो जाएगा। चलिए, तो हमने क्या रखा, मूल्य समान हो जाएगा, इसका मूल्य और इसका मूल्य दोनों का समान हो जाएगा कितने समय बाद। अब देखो 729 जो है हमें क्यूब रूट से दिखाई दे रहा है, किसका, 9 का। तो हम कह सकते हैं कि 3 साल के अंतर्गत ये जो भूमि का जो रेट होया होगा 3 साल के अंदर अंदर बढ़ा होगा या घटा हुआ होगा। तो हम क्या करेंगे, तो जब 3 साल के अंदर जो इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, इसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। खरीद कर उसकी बिल्डिंग पे जो लागत में मकान बनाया था तो उस भूखंड के मूल्य में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है। तो कितना हो जाएगा, 110/100 गुणा 110/100 गुणा 110/100 बराबर। अब उस पर जो लागत से मकान बनाया वो कितनी लागत आई इसकी, 1,33,100 रुपए की, गुणा इसमें क्या हुई, कमी हुई, 10% की दर से कमी हुई। तो इसे क्या कह सकते हैं हम, 90/100 गुणा 90/100 गुणा 90/100। हमने क्या करा, ये सारे 100 कैंसिल कर लिए और शॉर्ट कर लेंगे इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 1 2 3 यहाँ 3 जीरो भी कैंसिल कर लिए। ठीक है, 9 नमी कैसी नंबर 729, इस 729 से 729 कट गया और यहाँ क्या बचा, 11 गुणा 11 गुणा 11 मतलब 1331 बराबर 1331। तो इस वैल्यू से वैल्यू कट गई, मतलब वैल्यू क्या हुई, बराबर हो गई। कितने समय में हुई, 3 साल में, पहला साल दूसरा साल तीसरा साल, 3 साल में वैल्यू क्या हो गई, बराबर हो गई। तो हम कह सकते हैं इसका टाइम क्या रहा होगा, 3 वर्ष। टाइम क्या रहा होगा इसका, 3 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 143। इसमें दिया है
कि प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। वर्षारंभ 2004 में तालाब में 2,14,000 मेंढक थे। वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेंढकों की संख्या क्या होगी? चलिए 2004 में तालाब में जो मेंढकों की संख्या दे रखी थी वो 2,14,000 थी। 2,14,000 थी। 2006 के अंत की बात करता है। 2006 के अंत में मेंढकों की संख्या क्या होगी ये पूछ रहा है। ये वर्ष आरंभ के होने की बात है और ये कह रहा है 2006 के अंत तक की बात। तो कितने वर्ष ऐड होंगे? 3 वर्षों की बात होगी, क्योंकि 2004 का पूरा साल लगेगा, 2005 आएगा बीच में और 2006 हो गया। तो कितने साल हो गए? 3 साल हो गए, क्योंकि 2004 के आरंभ से बात करी है और 2006 के अंत तक की बात करी है, तो 3 साल की बात हो गई। तो कब की पूछे? 2006 के अंत की, मतलब 100 नीचे ले जाएंगे। अब कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 10% की, तो 110 कैंसिल कर लेंगे। 2 जीरो और 1 3 जीरो, ये कट गए और 1 जीरो ये कटा और 2 जीरो ये कैंसिल हो गए। हमारे पास कितना बचा? 214 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 1331, मतलब 11 गुणा 11 गुणा 11 करेंगे तो इनका 11 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 1331 आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो बस, 1331 और 214 की, तो कितना बनेगा? 4 × 4 4 × 12 का 2 4 × 12 और 1 13 4 × 4 1 5 और 1331 गुणा, ये दुगना कर लेंगे, 2 × 2 2 × 6 2 × 6 2 × 2, तो कितना है? 4 आ गया, 2 1 3 आ गया, 3 3 6 2 8 आ गया, 5 3 8 6 14 और 6 1 7 1 8 और 2, तो हमारे पास आया 2,84,834, 2,84,834, 2,84,834 संख्या आ गई किसकी? मेंढकों की। कौन से सन में? 2006 के अंत तक। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या दिया गया कि 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है? हमें प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या बतानी है, जबकि क्या दिया गया है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ के बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। हमारे पास बच्चों की संख्या कितनी है? हमारे पास बच्चों की संख्या है 72 है। इसने क्या कहा कि 12.5% अधिक है, तो 72 का मैं 12.5 निकाल दूंगा। 12.5% हटाऊंगा तो इसका बटे 100 आएगा और इसका पॉइंट हटाऊंगा 1 जीरो और बढ़ जाएगा, क्योंकि 12.5 का परसेंट हटाया तो बटे 100 आएगा और इसका पॉइंट हटाया तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा हर में। चलो तो 25 से काट लो, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और 5 से काट लेंगे, कितनी बार काटा है? 8 बार। 8 से काटेंगे 8 9 72, तो बच्चों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 9 आ गई। बच्चों की संख्या कितनी आ गई हमारे पास? 9 आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया? यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने वृद्धि होगी? इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी? चलिए अब हम क्या कह सकते हैं कि जब वृद्धि प्रतिशत दिया होता है और वृद्धि प्रतिशत ही पूछे तो हम क्या करेंगे? वृद्धि प्लस वृद्धि प्लस वृद्धि गुणा वृद्धि बटे 100, ऐसा कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं लास्ट वीडियो में। तो हम क्या करेंगे? वृद्धि कितने की? 10% की प्लस फिर वृद्धि 10% की प्लस 10 गुणा 10 बटे 100 कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना होगा? 10 और 10 20 प्लस के 1 ये रहा, तो कितना आ गया हमारे पास? 21%। क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि आई? 21% की वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 146। 146 में दिया गया है एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या हो, मतलब क्या परिवर्तन होगा? जब किसी आयत या वर्ग, यदि किसी आयत वर्ग या वृत्त जो भी है, ये 2D के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या करते हैं? यदि लंबाई
लंबाई में वृद्धि हो रही हो और चौड़ाई में कमी हो रही हो, तो देखो हमारे पास वृद्धि दे रखी है और कमी दे रखी है। तो वृद्धि और कमी जब हमारे पास दिया हो तो तब हम क्या करते हैं, वृद्धि माइनस कमी, वृद्धि माइनस कमी माइनस वृद्धि गुणा कमी बटे क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 और ये कैसी वैल्यू माइनस के, तो माइनस के बनाएगा, तो क्या हुआ हमारे पास 1% की क्या हुई, कमी हुई, 1% की कमी हुई। या हम कह सकते हैं कि जब वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत बराबर हो, जब वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत बराबर हो तो हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो कमी परसेंट इक्वल टू वृद्धि गुणा कमी बटे 100 कर सकते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो काटने में कितना, 1% की कमी आ गई। इस टाइप से भी कर सकते हैं, मगर जब वृद्धि और कमी बराबर दिए हों, ठीक है, तब करना है इसको। अगला क्वेश्चन 147, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। चलिए, दिया गया है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि प्लस वृद्धि गुणा वृद्धि प्लस वृद्धि गुणा वृद्धि बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, 30 और 30 60 प्लस 3 तिया 9, तो कितना आएगा 69%, 69%। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% और 30% की वृद्धि करने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने प्रतिशत अधिक होगा। हमारे पास क्या दिया गया है, 40% वृद्धि और 30% की वृद्धि। तो हम कह सकते हैं 40 प्लस 30 प्लस 40 गुणा 30 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 40 और 30 कितना हो गया हमारे पास 70, 4 तिया 12, 70 और 12 कितना हो गया हमारे पास 82। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 82%। मतलब कितने परसेंट की वृद्धि होगी, 82% की। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 149, इसमें दिया गया कि एक आयत की लंबाई में 20% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर इनके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। अभी मैंने एक बात बताई थी कि जब वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत बराबर हो, जब वृद्धि प्रतिशत और कमी प्रतिशत बराबर हो तो हमेशा क्या होती है, कमी होती है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कमी परसेंट बराबर वृद्धि कितने की थी, 20% की, और कमी कितने की थी, 20% की, बटे कर लेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, 2 दूनी 4% की क्या होगी, कमी होगी, 4% की क्या होगी, कमी होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4% कमी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी जिससे इसके क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, मतलब कोई परिवर्तन ना हो। तो हम कह सकते हैं कमी परसेंट बराबर वृद्धि गुणा 100 बटे 100 प्लस वृद्धि मतलब 160। इस टाइप के क्वेश्चन 40 से 60 के बीच में काफी सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, सेम वही टाइप है, बस इसमें क्या है, क्षेत्रफल से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं, मगर है तो क्वेश्चन वही। अब इसमें क्या दिया था, वृद्धि प्रतिशत दे रखा था और कमी प्रतिशत की पूछ रहा है। तो हम क्या करते थे कि जब कमी प्रतिशत पूछे और वृद्धि प्रतिशत दिया हो तो क्या करेंगे, कमी प्रतिशत बराबर वृद्धि गुणा 100 बटे 100 प्लस वृद्धि कर देंगे, वृद्धि गुणा 100 बटे 100 प्लस वृद्धि कर देंगे। बस इसको क्या करना, कैलकुलेट कर लेंगे। तो कितना आएगा, 4 से ही कटेगा 25 बार और 4 से कटेगा ये 4 बार, और शॉर्ट कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी, 75 बटे 25 के 75, 25 के 75 बटे 2, और 75 का आधा हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 151। इसमें क्या दिया गया कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। वृद्धि 50% की हो रही है और वृद्धि की बात करता है, तो क्या करेंगे, वृद्धि प्रतिशत बराबर 50 गुणा 50
50 प्लस 50 गुणा 50 बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर लेंगे तो कितना आएगा 50 50 100 प्लस के 5 पंजे 25। तो वैल्यू कितनी बनी हमारे पास 125%। कितनी वैल्यू बनी 125%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152। इसमें दिया गया है कि किसी गोले की त्रिज्या में 50% कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखो अभी तक हमने जो वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन करे वे 2D से संबंधित करे, 2D से संबंधित करे, वृत्त और आयतन, वृत्त आयतन वर्ग वगैरह से संबंधित। मगर इस बार जो क्वेश्चन आए वो किस टाइप का है, 3D का क्वेश्चन आएंगे। किस टाइप का क्वेश्चन है, 3D का। तो 3D के क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे कि 50% की कमी हो रही है और कमी पूछे है तो कमी प्लस कमी माइनस कमी गुणा कमी बटे 100, इस टाइप से नहीं करेंगे। 3D के क्वेश्चन में क्या करना है ये देखते हैं। अब वृत्त की त्रिज्या मान लिया हमारे पास r थी, ठीक है, 50% की कमी हो रही है तो हमारे पास त्रिज्या कितनी रही होगी, नई त्रिज्या r/2 हो गई होगी। 50% मतलब इसका आधा हो गया, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो ये होता है 4πr²। अब हम कह सकते हैं जब हमारे पास त्रिज्या r/2 हो गई तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल क्या होगा 4πr² करेंगे तो r की वैल्यू कितनी है हमारे पास r/2। तो r/2 तो मतलब r²/4 और 4 से 4 कटेगा तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी πr²। मतलब गोले का नए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है πr², ठीक है। अब इसने कितने प्रतिशत की कमी आई ये देख लेते हैं। पहले जो क्षेत्र इसने कहा क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी आई, पहले था हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल या कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी, पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी। तो कमी कितनी आई होगी ये देख लेते हैं। पहले था 4πr², अब कितना हो गया हमारे पास, अब हमारे पास कितना हो गया माइनस के πr²। तो हमारे पास वैल्यू कितनी बनी 3πr²। 4πr² में से πr² माइनस कर देंगे तो 3πr²। इसका क्या निकालना हमें प्रतिशत, ये क्या कमी तो आ गई मगर इसका क्या निकालना हमें प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करूंगा, कितनी वैल्यू है हमारे पास 3πr², कितने में से आई 4πr² में से, और परसेंट की वजह से हम क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे। परसेंट निकालने के लिए हम क्या लगा देंगे 100 लगा देंगे गुणा में। तो 4πr² तो πr² कैंसिल कर लेंगे और 4 से डिवाइड करेंगे इसको कितनी 25 बार और 25 के 75। तो कितने परसेंट की कमी आई हमारे पास 75% की। चलिए दोबारा समझ लेते हैं। इसने कहा किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। मान लिया कोई गोले की त्रिज्या थी हमारे पास r, गोले की त्रिज्या कितनी थी r। जब 50% कम हुआ तो मैंने इस त्रिज्या का 50% कर लिया, ठीक, त्रिज्या का 50% करा। तो पहले त्रिज्या r थी तो 50% करने के बाद मतलब r/2 होगी, आधी हो जाएगी। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास 4πr²। तो जब इसकी त्रिज्या आधी होगी तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4πr² की जगह हम क्या रख देंगे, r की जगह रख देंगे r/2, और r/2 का जब स्क्वायर करूंगा तो r²/4 होगा। तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास πr², ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना, इसमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितनी कमी आई। तो कमी देख लेंगे। पहले हमारे पास 4πr² था, पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था 4πr²। अब कमी के बाद कितना हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल πr²। तो अब कितनी कमी हो गई, टोटल 3πr² की कमी हो गई। 3πr² की हमारे पास कमी हो गई, कितने में से हुई 4πr² में। इसका क्या निकालना, प्रतिशत निकालना। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम गुणा में क्या लगा देंगे 100, बस कैलकुलेशन कर लेंगे। πr² से πr² कैंसिल कर देंगे, 4 से 100 काटेंगे 25 और 25 दिया 75, हम इसका क्या देंगे आंसर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 53। इसमें दिया गया क्रम से 1 सेमी 2 सेमी तथा 3 सेमी अर्ध व्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए
हमारे पास 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी अर्धव्यास वाली, मतलब त्रिज्या, 1 सेमी की त्रिज्या, 2 सेमी की त्रिज्या और 3 सेमी अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई जाती है। तो एक नई गेंद का आयतन बोल सकता हूं, नई गेंद का आयतन, नई गेंद का आयतन, नई गेंद का आयतन, नई गेंद का आयतन बराबर क्या होगा? तीन छोटी गोलाकार गेंदों का आयतन। मतलब ये नई जो गेंद बनी है ये भी गोलाकार ही है भाई, ये भी क्या है, एक गोले के आकार की है। तो 3 छोटी नई गेंदों का आयतन, और गेंद का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन क्या होता? गोले का आयतन, गोले का आयतन होता 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो नई गेंद का आयतन क्या बनेगा? 3 छोटी गोलाकार गेंदों का आयतन। तो मैं लिख सकता हूं 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब। अब देखो हमारे पास क्या दिया गया, 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, तीनों में है, तीनों से कॉमन निकाल लेंगे। तो 4/3 हमारे पास क्या आ गया? कॉमन आ गया। 4/3 पाई हमारे पास क्या कॉमन आ गया? अंदर क्या बचा? r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। तो अब हम कह सकते हैं 4/3 पाई, 4/3 पाई ब्रैकेट r1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 का क्यूब करेंगे तो 1 बनेगा। R2 की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, प्लस R3 की वैल्यू हमारे पास 3 है, तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी? 4/3 पाई इंटू 27, 27 और 8 कितने हो गए हमारे पास? 35 और 1 36, कितना है हमारे पास? 36, 27 और 8 हो गए हमारे पास 35, 35 और 1 36। ठीक, 3 से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा? 12 3 36, 12 बार 12 चौक 48 पाई आ गया। कितना आ गया हमारा नई गेंद का आयतन? 48 पाई। चलिए, उसने क्या कहा था कि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा? तो नई गेंद का आयतन मैं लिख सकता हूं, नई गेंद का आयतन हमारे पास कितना आ गया? 48 पाई आ गया। और नई गेंद का आयतन इधर कर लेते हैं इसको, नई गेंद का आयतन क्या बनेगा? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर हमारे पास क्या बना? 48 पाई। नई गेंद का आयतन हमारे पास कितना आया? 48 पाई। और नई गेंद का हम फॉर्मूला लगा देंगे 4/3 पाई आर क्यूब। और इसमें 25% सामग्री को क्या हो गया? नष्ट कर दी गई। 25% सामग्री क्या हुई? नष्ट हुई। तो शेष सामग्री कितनी बची होगी? 75%। तो इसका 75% निकाल लेंगे बटे 100। तो हम क्या करेंगे? 25 या 75 और 25 चौका 100, 4 से काट लेंगे, कितनी बार कटेगा? 12 बार। और 4 या 12 3 बार कटेगा। और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आर क्यूब इजिकल टू कितना होगा? 3 × 9 = 27। और 27 का जब हम क्यूब रूट निकाल लेंगे तो आर बराबर कितना आएगा? 3 सेमी। आर बराबर कितना आएगा? 3 सेमी। चलिए दोबारा समझ लेते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है। 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है। तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना होगा? मतलब नई गेंद की त्रिज्या कितनी होगी, ये पूछा गया। तो हम क्या करेंगे? गोले का आयतन हमें पता है कि गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो हमने क्या करा? नई गेंद का आयतन बराबर तीन छोटी गोलाकार गेंदों का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगाया तीनों के लिए अलग अलग, मगर इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, क्योंकि 1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी दिया गया हमारे पास। हमने क्या करा? 4/3 पाई को बाहर निकाल लिया, 4/3 पाई को बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचा? r1 क्यूब, r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। अब हमने क्या करा? r1 की वैल्यू हमारे पास 1 सेमी, तो 1 सेमी का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा। r2 की वैल्यू हमारे पास 2 सेमी, तो 2 सेमी का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। यहाँ 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। और यहाँ R3 की वैल्यू है 3 सेमी, तो 3 सेमी का क्यूब करेंगे तो कितना? 27 आएगा। हमने इसको ऐड करा तो कितना है? 36, 2 3 से काटा 36, 12 बार कटा, 12 चौक 48 पाई आ गया। क्या? नई गेंद का आयतन। इस नई गेंद का आयतन कितना है? 48 पाई आ गया। मगर नई गेंद का आयतन का फॉर्मूला क्या होता? 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन तो ये होता 4/3 पाई आर क्यूब। हमने पाई से पाई कैंसिल करा
और इसका 25% सामग्री क्या हुई, नष्ट हो गई। तो शेष कितनी बची हमारा 75/100, 75/100 मतलब 75% बची और परसेंट हटाया तो 75/100 कर लेंगे। तो 25 के 75, 25 चौका 100 कर लिया हमने। अब क्या करा हमने, 4 से काट लिया भाई, इस 4 से काटा 12 बार कटा, इस 4 से काटा 12 को 3 बार कटा। तो अब 3 और गुणा में 3 ये रहा, तो 3 गुणा 3 और गुणा 3 ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो कितना होगा r³ = 27। तो यहाँ से जब क्यूब रूट हटाएंगे, यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो इस पर क्यूब रूट चढ़ जाएगा, और ये 27 किसका क्यूब रूट होता है, 3 सेमी का। ठीक है, 3 का। तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, r = 3 सेमी। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 154 में क्या दिया गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गया, तो कुल कितने मत पड़े। चलिए चुनाव संबंधी क्वेश्चन किस प्रकार से करने हैं, ये देख लेते हैं। इसने क्या कहा, 2 उम्मीदवार थे, फर्स्ट उम्मीदवार एक सेकंड उम्मीदवार, एक तो हारने वाला होगा और एक जीतने वाला होगा। इसने क्या कहा कि एक उम्मीदवार ने 30% मत लिए, ये 30% मत लिए एक उम्मीदवार ने, और 16,000 मतों से ये हार भी गया। इसका मतलब 16,000 मतों से ये हार गया, 16,000 मतों से ये हार जाता है। इसका मतलब ये क्या है, 16,000 मतों से जीत गया। जब इसने 30% मत प्राप्त किए, और कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है, तो जब हारने वाले ने 30% मत प्राप्त करे तो जीतने वाले ने तो 70% प्राप्त करे होंगे, जीतने वाले ने तो 70% मत प्राप्त करे होंगे। ये कितने वोटों से जीतता है, 16,000 वोटों से जीता है। तो परसेंटेज में कितना अधिक है, इससे 30 से ये 70% कितना अधिक है, 40%। तो हम कह सकते हैं कि 40% किसके बराबर होगा, 16% मतों के। भाई 16,000 मतों के, तो 40% पर मत जो हैं वो कितने हैं, 16,000। तो इसने कहा कुल कितने मत पड़े, कुल कितने मतों का हुआ, परसेंटेज हमें 100% पर, तो कुल कितना हो गया, 100% कितना आएगा, 16,000 × 100 बटे कितना आ गया, 40। 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, तो कितना आ गया हमारे पास, 40,000। कितने मत पड़े, 40,000 मत पड़े। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155। इसमें दिया गया 155 में दिया गया, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। इन मतों में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मत मिले हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। चलिए कुल मत जो पड़े, कुल मत पड़े हमारे पास 7500 में से 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया, मतलब 7500 में से 20% मत ऐसे हैं जो रिजेक्ट हो चुके हैं। तो अवैध मत निकाल लेते हैं, अवैध मत, या ऐसे कह सकते हैं जब 20% मत अवैध घोषित हो गए तो अवैध कितने होंगे, 80%। तो वैध मत निकाल लो, वैध मत 7500 का 80% ही तो वैध हुए होंगे। तो 2 0 से 2 0 काट लेंगे, तो 0 गुणा कर लेंगे, 0 8 5 40 का 0 और 8 7 56 और 4 हो गए हमारे पास 60। 6,000 मत वैध होंगे। एक उम्मीदवार को 55% मिले, ये 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45%। कितने में से, 6,000 में से। तो इसने क्या कहा कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, वैध मत कितने थे, 6,000 वैध मत पड़े थे टोटल। एक को 55% मिल गया, दूसरे को तो 45 ही मिले होंगे, तो 45% निकाल दो, कितना आएगा 6,000 का 45%। 2 0 से 2 0 काट देंगे, तो गुणा कर लेंगे, 0 6 5 30 का 0, 6 चौक 24 और 3 कितने हो गए, 2700 मत। कितने मत आ गए, 2700 मत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, 156 में दिया गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए तथा वह 98 मतों से जीत गया, तो कुल कितने मत पड़े। चलिए देखो कुल कितने मत पड़े ये पूछा है, तो इसने कहा कि इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित हो गए और 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार को 52% मत मिले,
एक उम्मीदवार को 52% मत मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 100 में से माइनस कर लेंगे तो कितने 48% मिले होंगे। भाई एक को जब 52% मिले तो दूसरे को 48% मत मिले होंगे, और जब ये 48% इसको मत मिले और इसके मिले थे 52%, मगर ये कितने मतों से जीतता 52% मत प्राप्त करने, 98 मतों से। तो इसका मतलब यह है कि 98 वोट इसके ज्यादा आ गए, और परसेंटेज में कितना ज्यादा हो गया, परसेंटेज में कितना ज्यादा हो गया, ये परसेंटेज में हो गया हमारे पास 4% ज्यादा। तो परसेंटेज में तो 4 ज्यादा हो गया और मतों में कितना 98। तो मैं कह सकता हूँ कि 98 मत जो हैं वो 4% के बराबर है। तो 100% पर कुल कितने मत पड़े, ऐसा बोल सकते हैं। तो 4 से काट लेंगे इसको, 4 से कटेगा 25 बार, गुणा कर लो, 25 अट्ठे 200, हासिल लगे 20, 25 नंबर 225 और 20 कितना हो गया 245। तो 2450 मत क्या हुए, कुल पड़े। मगर इसने क्या कहा था, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए। तो 68 मत जो अवैध घोषित थे, तो मतलब ये भी तो इसमें ऐड होंगे 68 मत जो अवैध हो गए थे। तो कितने वोट पड़े, कुल वोट कितने पड़े 8, और 6 और 5 11 का 1, 4 और 1 5 और 2 2518 मत कुल पड़े, जिसमें से हमारे पास 68 मत जो है रिजेक्ट हो चुके थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 में दिया गया है, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले यदि कुल मत 15,200 हो तथा 15% मत अवैध घोषित कर दिए गए हों, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। कुल मत जो पड़े, कुल मत पड़े 15,200, 15% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध मत कितने हुए होंगे, वैध मत जब 100% में से 15 रिजेक्ट कर दिए गए तो वैध कितने रहे होंगे, 15,200 का 85% निकाल लो, 85% निकाल लो, या 15% निकाल लो, फिर माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या करा, 2 0 से 2 0 काट लिए, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनी 152 गुणा 85। इसकी गुणा कर लो, जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 152, 85 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 एकम 5 और 2 7, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41, 8 पंजे 8 और 4 12, तो 0 6 6 12, 7 और 2 8, 7 और 2 9, 7 और 2 9 और 2 और 1 2, 2 ये आ गया और 1 है, तो 12,920 कितना है हमारे पास 12,920, 12,920, 12,920 सही है। 12,920 आ चुका। अब इसने क्या कहा कि हमने इसका वैध मत हमारे पास कितना आ गया 12,920, 12,920 ये क्या आ गया हमारे पास वैध मत आ चुके हैं। इसने क्या कहा कि कुल वैध मतों के 55% एक उम्मीदवार को मिले, तो एक उम्मीदवार को 55% मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 45%, किसमें से 12,920 में से, वैध मतों में से। तो इसने क्या कहा कि दूसरे उम्मीदवार के कितने वैध मत मिले। चलिए दूसरे उम्मीदवार के निकाल लें, तो हमारे पास 12,920 मत पड़े वैध और इसका 45% निकालना है, तो 45% कितना आएगा, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे इसकी 45%, तो 1 0 से 1 0, 5 नंबर 45, 5 दूनी 10, 2 से काट लेंगे इसको, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 छंग 12, तो गुणा कर लो, 9 छंग 54 का 4, 9 छंग 54 का 4, 9 चौक 36, 36 और 5 41 और 9 छंग 54 और 4 कितने हो गए 58। तो हमारे पास मत कितने आ गए दूसरे उम्मीदवार के 5814 मत। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है 158, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तथा वह 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो कुल मतों की संख्या क्या होगी। चलिए हमारे पास एक उम्मीदवार को 71% मत मिले तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे 29%। अब एक उम्मीदवार जो है 756 मतों से चुनाव जीत जाता है, मतलब ये 71% वाला जो है ये 756 मत अधिक ले आता है इस वाले से,
756 मत अधिक लेता है इस वाले से, तो कितने परसेंट ज्यादा रहे इसके, माइनस कर लेंगे। देखो 11 में से 9 गए, 2 बचे और 6 में से 4, मतलब 42% मत ज्यादा, और 42% मत जो आए वो किसके, कितने के बराबर है, 756 के। तो हम कह सकते हैं कि 42% जो बराबर है 756 के, और कुल मतों की संख्या निकालने गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 7 से 7 0 7 8 56, 6 से काट लेंगे, 18 बार 18 6 108, तो कितने मत पड़े, 1800 मत। कितने मत पड़े, 1800 मत। कुल मतों की संख्या क्या होगी, 1800। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तथा कुल मतों के 25% अवैध हैं। कुल मतों के 25% अवैध हैं। यदि कुल मतों की संख्या 8400 हो तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले। इसको भी कर लेते हैं, सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के चल रहे हैं। चलो चुनाव संबंधी। अब कुल मतों की संख्या हमारे पास कितनी है, कुल मत जो है हमारे पास 8400 है। कुल मत कितने हमारे पास, 8400। अब इसने क्या कहा कि 25% अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध कितने होंगे, वैध मत 75%, तो 8400 का 75% निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 2 0 से 2 0 काट लेंगे, 75 और 84 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौक 20, 5 अट्ठी 40, 2 42 गुणा 7 चौक 28, 7 अट्ठी 56 और 2 58, 0 8 और 2 10 का 0, 8 4 12 1 13, 5 1 6 6300, 5 चौक 20 का 0, 5 अट्ठी 40, 2 42, 7 चौक 28, 7 अट्ठी 56 और 2 58, 0 5 8 और 2 10 का 0, 8 8 4 12, 8 4 12, यहाँ गलती होगी, 7 5 चौक 20 का 0, 5 अट्ठी 40, 2 42 और 7 चौक 28, 7 अट्ठी 56 और 2 58, 0 8 और 2 10 का 0, 4 8 और 4 12 और 1 13, 5 1 6 सही 6300। कितना आया, 6300 आ गया। कुल वैध मत कितना आएगा, 6300। इसने क्या कहा कि एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 52% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, तो सेकंड वाले को निकाल लें। एक वाले को जब 52% मिले होंगे तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे, 48%। तो वैध मत कितने हमारे पास, 6300। तो सेकंड वाले के मत कितना आ जाएंगे, 6300 गुणा 48%, 6300 गुणा 48% बटे 100, 2 0 से 2 0 काट लेंगे तो गुणा कर लेंगे इसकी, 63 और 48 की, तो कितना आएगा, 63 और 48 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 से 24 का 4, 8 से 48 और 2 50, 48 2 50, 4 3 12 का 2, 6 24 1 25, तो कितना आएगा, 4 आ गया, 2 आ गया, 5 10 2 1 3, 3024। कितना है हमारे पास, 3024, 3024। तो सेकंड वाले उम्मीदवार के कितने मत आए, 3024। चलिए इसने क्या कहा अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में कहता है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या होगा। चलो कैसे करेंगे इसको। इसने कहा कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 16% अधिक है। अगर ये 100 होंगे तो ये 116 हो जाएंगे, ये 100 होंगे तो ये कितना हो जाएगा, 116। ठीक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या बनेगा। आप शॉर्ट कर लेंगे इसको, 5 से काट लो, 5 से काट लेंगे तो ये 20 बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो इसको नहीं, 4 से काट लो ये 25 बार कटेगा, और 4 दुनिया 8 और 4 9 36, तो 29 अनुपात कितना आ गया, 25 आ गया। 29 अनुपात क्या आया, 25 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया 161। एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 54% और रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना होगा। देखो औसत प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए
औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत का फॉर्मूला क्या होता है? योग बटे संख्या। तो मतलब तीनों के परीक्षा में कितने अंकों का योग रहा, तीनों के परीक्षा मतलब तीनों व्यक्तियों के परीक्षा का योग देखें, अंकों का योग। तो 750 अधिकतम पूर्णांक है, किसी परीक्षा का 750 अधिकतम पूर्णांक है। तो रितिज ने जो है वो कितने, रितिज ने 52% अंक प्राप्त करे। तो 750 का 52% निकाल लेंगे। तो 10 से 10 काट लेंगे, 5 से कटेगा 15 बार, और 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे इसको 26 बार। तो कितना आएगा? 15 छक्का 90, 15 दूनी 30 और 6 36, 30 और 6 36। चलिए 15 का 90, 15 छक्का 90 का 0, 15 दूनी 30 और 9। अच्छा गलती हो गई, 15 छक्का 90 हंसी लगे 9, 15 दूनी 30 और 9 कितने हो गए? 39। चलिए अब रितिज ने 52%, सुनील ने 64%। तो सुनील का 750 का 64% निकाल लेंगे। तो कितना आएगा? 0, 1 0 से 1 0, 5 से 15 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 32 बार। तो 15 दूनी 30 का 0, 15 थे 45 और 2 47, 15 थे 45 और 3 48, 45 और 3 48। अब इसने क्या कहा कि रवि ने 74%, रवि ने 74%। तो रवि के 74% निकाल लेंगे। 750 का 74%, तो कितना आएगा? 1 0 से 1 0, 15 से 5 से 15 बार, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 थे 6, 2 7 14। तो 15 7 105 का 5 हंसी लगे 10, 15 थे 45, 10 कितने हो गए? 55। तो कुल मिला के कुल अंक कितने हो गए? कुल अंक कितने हो गए? तीनों के कुल अंक कितने हो गए? 390 ये रहे, प्लस 480 प्लस 555। तो कितने हो गए? 5 5 5 और 9 और 8 17 और 5 कितना होगा? 22 का 2, 3 और 4 7 और 9 12 और 1 13, 1325 कुल अंक हो गए। हमें क्या ज्ञात करना? औसत। तो औसत बराबर योग बटे संख्या। औसत ज्ञात करना है तो योग कितना? 1325। और कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3, 3 से भाग कर लेंगे। 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो ये क्या आ गया? इनका औसत आ गया 144, कितना है? 441.6। 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 और 3 छंग 18। लगभग इसके समथिंग इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 162 में क्या दिया गया कि एक जिले की जनसंख्या, एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है। जनसंख्या हमारे पास कुल कितनी है? 2,96,000। और पुरुष कितने हैं इसमें? 1,66,000। तो कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या क्या होगी? देखो कुल जनसंख्या जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों है 2,96,000 और पुरुष हमारे पास इनमें से 1,66,000। तो हम कह सकते हैं तो कुल महिला कितनी होंगी? महिला कितनी होंगी? माइनस कर लेंगे, 0 0 0 और 6 में से 6 गया 0 आ जाएगा। और यहाँ कितना हो गया? 9 में से 6 गया 3 और 1, ये कितना आ गया? 1,30,000। 1,30,000 यहाँ कितना हो गया? 3 0 हो गए, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 6 गया 3 और 2 में से गए, ये महिला हो गई। इसे क्या? कुल जनसंख्या का 50% शिक्षित हैं। तो शिक्षित व्यक्ति या शिक्षित जनसंख्या तो कितनी होगी? शिक्षित जनसंख्या 50%, 2,96,000 जाएगा 50% कितना आएगा? 1,48,000। 1,48,000। चलिए अब इसमें से महिला कितनी है? अब इसने क्या कहा? यदि कुल पुरुषों का 70%, अब ये कुल पुरुषों का, पुरुष कितने हमारे पास? ये 1,00,000
66,000, इनका 70% शिक्षित हो, तो शिक्षित पुरुष देख लो, शिक्षित पुरुष तो कितना 1,66,000 का 70%, 1,66,000 का 70% तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, गुणा कर लो 0 0 0 0, कितना हो गया 6 सत्ते 42 का 2, 6 सत्ते 42 और 2 44 और 7 1 7 और 2 कितना 7 1 7 और 4 कितना होगा 11। तो हमारे पास कितनी वैल्यू बनी 1,14,200, 1,14,200 वैल्यू बनी। 0 6 सत्ते 42 का 2, 6 सत्ते 42 और 2 44, 7 1 7 और 4 11, बिल्कुल सही। अब ये शिक्षित पुरुष आ गए, ये शिक्षित जनसंख्या टोटल, इसमें से महिलाओं की शिक्षित स्त्रियों की संख्या निकाल देंगे तो माइनस कर लेंगे, तो शिक्षित महिला या शिक्षित स्त्री, शिक्षित स्त्री, शिक्षित स्त्री बराबर कितना होगा, माइनस कर लेंगे तो 0 0 और यहाँ कितना 8 आएगा और ये कितना हो गया 7, 7 में से 4 गए, कितना बचेगा हमारे पास 3 और यहाँ कितना बचा हमारे पास, यहाँ बचा हमारे पास 3, तो ये कितना आ गया 2, या मिस्टेक हो रही है यहाँ का, ये है 1,48,000 और हमारे पास कितनी है 1,14,200, कितना आ गया 0 0 8 आ गया और 3 आ गया, यहाँ बचा हमारा 3 तो 2, यह है हमारे पास 23,800, 23,800। इसमें भी मिस्टेक है क्या, मिस्टेक है इसमें कहीं, चलो इसमें देख लेते हैं यहाँ मिस्टेक कहाँ हुई है। ये महिला हो गई हमारे पास टोटल, माइनस करने के बाद जनसंख्या दे रखी 50%, इसका 50% आ गया, शिक्षित पुरुष आ गए, इसका ये वैल्यू निकाल ली 0 0, 7 छंग 42 का 2, 7 छंग 42 और 4 46, यहाँ मिस्टेक है भाई, यहाँ मिस्टेक है टोटल। चलिए देखो इसकी जब गुणा करेंगे 0 0, 6 सत्ते 42 का 2, हंसी लगे 4, 6 सत्ते 42 और 4 हो गए 46, 7 1 7 4 11। अब शिक्षित स्त्री निकालनी है, माइनस कर लेंगे 0 0, 10 में से 2 गए बचे 8, यहाँ 7 में से 6 गए बचा 1 और यहाँ 4 में से 1 गए बचे 3, तो कितना आ गया 31,800 शिक्षित महिलाएं होंगी, 31,800 क्या होंगी शिक्षित महिलाएं होंगी, 31,800 शिक्षित क्या होंगी महिलाएं होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन 62 63 में इसने क्या दिया गया है कि 605 टॉफियां कुछ बच्चों में बराबर बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले, तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली। चलिए अब हमारे पास जो है कि 605 टॉफियां हैं, 605 टॉफियां हैं, इसने दिया है कि कुल बच्चों में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। देखो हमें नहीं पता कि कुल बच्चों की संख्या कितनी है, हमने x मान ली। अब इसने कहा कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर। अब कुल बच्चों की संख्या का द्वारा बच्चे की संख्या x, इन बच्चों की संख्या का 20% बराबर कितनी टॉफी मिली 605, प्रत्येक बच्चे को 605। अब इसको निकाल लेंगे तो कितना आ गया 5 आ गया, x इंटू एक्स मतलब x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, x स्क्वायर बराबर हमारे पास वैल्यू बनेगी 5 पंजे 25 5 छंग 30, तो स्क्वायर हटा देंगे यहाँ से तो रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया, ये बना 25 और 5 छंग 30 5 55 का बना। बच्चों की संख्या कितनी आ गई 55, तो इसने कहा प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, मगर इसने कहा प्रत्येक बच्चे को 20% के बराबर टॉफी मिली, तो 55 का अब क्या करें 55 प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली 20% के बराबर टॉफी मिली। चलिए तो अब हम कह सकते हैं कि 20% 55 का 20% कितना आएगा, 55 का 20%
तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कट्टा 5 बार, 5 से कटेंगे कितना 11 बार। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी कितनी टॉफी मिली, 11 टॉफी मिली। चलो दोबारा समझ लेते हैं। इसका कहा 605 टॉफी कुछ बच्चों में इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां मिली, तो हमारे पास बच्चों की संख्या नहीं पता, तो हमने क्या मान लिया, बच्चों की संख्या x है और बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिली, तो कुल टॉफी कितनी बची 605। तो हमने इसका 20% निकाला, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यही 3025। स्क्वायर हटा देंगे, रूट चढ़ा देंगे, तो x मान कितना आ गया 55। अब इसने कहा प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली, तो प्रत्येक बच्चे को 20% के बराबर टॉफी मिली थी, तो 55 का 20% निकाल लेंगे कितना आएगा 11 आएगा। 1 0 से 1 0 काट लेंगे, 2 से 5 बार, 5 से काटेंगे 55 को 11 बार। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी मिली, 11 टॉफी मिली। चलिए अगला क्वेश्चन 164 में क्या दिया गया, इसमें दिया गया है कि एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होती है। 1/8 वृद्धि का मतलब परसेंट में देख लो कितनी वृद्धि हुई। 1/8 को परसेंट में बदलेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास 12.5, 112.5, क्योंकि 8 ही का 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, इतने परसेंट बन गया। ठीक है, अब यदि इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष बाद, 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई कितनी वृद्धि होगी। तो कितनी वृद्धि होगी 2.5 वर्ष में, देख लेते हैं। 8 ऊंचाई है इसकी, ठीक है, और हर साल बढ़ रही है कितनी 2.5%, तो हम कह सकते हैं 1 प्लस, और इसको लिख सकते हैं 112.5/100 की पावर 2 ले लो, 2 वर्ष तक ले लो, और 2.5 वर्ष को अलग बना लो। 1 प्लस 112.5/100 इसका अलग बना लेंगे आधे साल का, ठीक है, गुणा 1/2 कर लो, 1/2 कर लो। अब हमने क्या करा, इसका पॉइंट हटा लेंगे, यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। 25 पंजे 125, 25 चौका 140 आ गया, 5 से काटा 1/8 आ गया। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, पॉइंट हटाया 0, यहाँ भी 1/8 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी बनी हमारे पास 8 प्लस के, ये कितना हो गया 8 प्लस के, ये हो गया 8 का 8, और यहाँ कितना आया 1, 8 का 8 1, 9, 9 का स्क्वायर 81 बटे 8 8 64 इंटू ये कितना बना हमारे पास 8 का 8, 8 दूनी 16, 16 का 16 और 1 17 बटे 16, ये वैल्यू बनी। अब इसको क्या कर लेंगे हम, कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 8 प्लस के इसकी कैलकुलेशन कर लो, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो कितना बनेगा यहाँ 64 गुणा 16, और यहाँ बनेगा 81 गुणा 17, 81 गुणा 17। जब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, चलो कर लेते हैं, 17 एकन 17 और 17 अट्ठे कितना हो गया 136, 17 अट्ठे 136 और 1 137 और बटे कितना 16 चौका 64 और 16 छंग 96 और 6 कितना होगा 102 और प्लस के क्या चल रहा है इसके साथ, प्लस के 8 चल रहा है, प्लस के 8 चल रहा है इसके साथ, बराबर 8 प्लस के। अब इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसमें क्या वृद्धि पूछी है, ये क्या आएगी टोटल वृद्धि, ये टोटल क्या आएगी जनसंख्या आ जाएगी, मतलब टोटल क्या आ जाएगी उस पेड़ की ऊंचाई में वृद्धि आ जाएगी। मगर उसने पूछा कि उसकी कितने प्रतिशत की वृद्धि, उसमें कितनी वृद्धि होगी, तो पहले 8 थी और अब वृद्धि कितनी आ जाएगी, टोटल ये जो वैल्यू आएगी उसमें क्या कर देंगे, इस वैल्यू में से माइनस को 8 कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा कितनी वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करना है, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है 165 में, एक गेहूं के मूल्य में 20% कमी होने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में पहले से 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है, भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। चलिए अब 20% की कमी होने के बाद 600 रुपए में 10 केजी गेहूं अधिक खरीद सकता है, तो 10 केजी अधिक तभी तो खरीदता है जब 20% की कमी होती है, 10 केजी अभी जब तो अधिक खरीदेगा, 20% की कमी होगी, तो हम कह सकते हैं 20% कमी पर अधिक मात्रा बराबर कितनी 10, तो 100% पर कितनी निकाल देंगे, तो 10 गुणा 100 बटे 20 और 1 से 1 0 2 से कटेंगे कितना है 50 केजी, 50 केजी पहले रेट कितना था हमारे पास 600 बटे 50 केजी ये यूनिट है, 1 से 1 0 तो 12 पंजे 60, तो कितना 12 रुपए प्रति केजी, कितना आ गया हमारे पास 12 रुपए प्रति केजी, 12 रुपए
प्रति केजी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 166 में क्या दिया गया, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हो तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। चलिए वेन डायग्राम से कर लेंगे इसको। ये एक हॉकी और एक दूसरा डायग्राम फुटबॉल का। तो इसने क्या कहा कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इसमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल दोनों खेल खेलता है। 75% लड़के हॉकी, 75% हॉकी और 45% फुटबॉल दोनों खेल खेलते हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, 5 5 10 का 0, 7 6 11 120। मतलब ये 100% से ऊपर जा रहा है तो 20 इसमें जा रहा होगा दोनों खेल खेलने वाले। तो जब 75 में से 20 इसमें पहुंच गया तो इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा 55, इसमें कितना आएगा 55 और इसमें टोटल में 45 है तो इसमें 20 इसमें पहुंच गया, कितना होगा यहाँ 25। ठीक है, ये कितना होगा 25। तो अब इसने क्या कहा कि दोनों कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो हम कह सकते हैं ये कितना वैल्यू बनेगी, 25 और 55 कितना होगा 80, 80 और 20 कितना हो गए 100। 100% में वैल्यू जो है वो कितने के 600 के बराबर है। तो दोनों खेल खेलने वाले कितने 20, तो कितना हो जाएगा 600 गुणा 20 बटे 100। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 दूनी 12 120। तो 120 दोनों खेल खेलने वाले 120 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, 167। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीते हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं। चलिए हमारे पास 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, एक चाय का और एक कॉफी का। ये चाय वाले हो गए, ये कॉफी। इसने क्या कहा कि 72% कर्मचारी चाय पीते हैं और 44% चाय कॉफी पीते हैं। तो इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो रहा है 116। 116 तो 16% दोनों में जा रहा है। इसने कहा कि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो। 40 कर्मचारी ऐसे हैं चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो दोनों में 40 मतलब कितने परसेंट के बराबर है 16% के। ये क्या है 16%। तो हम कह सकते हैं 40 कर्मचारी ऐसे हैं जो दोनों पीते हैं चाय और कॉफी और उसका परसेंटेज कितना 16। तो गुणा और कुल कर्मचारी की बात करें तो कुल कर्मचारी कितना 100। तो 4 से काटने 4 × 40, 4 × 16, 4 से काटने मतलब 25 बार। तो कितने कर्मचारी को टोटल 250। कितने कर्मचारी को टोटल 250। अगला सवाल 167। इसमें क्या दिया गया, एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। चलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या हमारे पास कितनी है 2500। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में जो है 35%, तो 2500 का 35%, 25 पंजी 125, 25 से 75 और 25 से 75 12 कितने होगा 25 पंजी 125 लगे 12 और 25 से 75 तो कितना हो गया हमारे पास 87, 875 हो गया। अब दूसरे विषय में 42%, तो 2500 का 42%, 2 0 से 2 0 काट लेंगे तो कितना है 25 दूनी 50 का 0, 25 चौका 100, 25 दूनी 50 का 0, 25 चौका 100 और 5 कितने हो गए 105। ये तो आएगा 25 दूनी 50 का 0, 25 चौका 100 और 5 105। चलिए और दोनों विषयों में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों विषयों में 15% विद्यार्थी, तो 2500 का 15%, 2500 का 15%, तो कितना आएगा हमारे पास 25 पंजी 125 से लगे 12, 25 से 12 कितने हो गए 37। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है अनुत्तीर्ण रहे, ये क्या है 35% विद्यार्थी एक विषय में और दूसरे विषय में 42% उत्तीर्ण रहे। तो पहले विषय में जो है 875 विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे,
दूसरे विषय में 1050 विद्यार्थी उत्तीर्ण है और दोनों विषय में जो है 375। तो हम कह सकते हैं कि दोनों तो कितने एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना 875 माइनस के 375, तो वैल्यू कितनी बनी हमारे पास 0 0 और 500 ही आ गया। अगले में कितना आया 1050 माइनस के 375 बराबर कितना है 5 आ गया और 14 में से मतलब 14 में 7 गए 7 बचे और यहाँ हमारे पास कितना आया 9 में से 3 गए 6, चेक कर लो। 10 में से 5 गए 5 बचे और 14 में से 7 गए 7 बचे, यहाँ 9 में से 3 गया 6 बचे। इनको जोड़ लो वैल्यू आ जाएगी टोटल 5 आ गया 7 आ गया 5 6 11 आ गया। तो 1175 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एक ही विषय में उत्तीर्ण रहे। चलिए अगला सवाल 69, इसमें दिया गया है एक दुकानदार अपने ग्राहक से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 9,039 रुपए में खरीदा हो तो दुकानदार ने इसे कितने में खरीदा हो। चलो तो हमारे पास कितना है अधिक मूल्य लेता है क्रय मूल्य से 15% अधिक, तो हम कह सकते हैं कितना 9,039 गुणा 115/100 अच्छा कितने मूल्य में खरीदा तो हम कह सकते हैं इसको गुणा 100/115। अब 5 से काट लो 23 बार कटेगा, 5 से काटेंगे इसको 20 बार कटेगा, 23 को इससे काट लो, अब 23 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 23 39 23 तिया 69, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया और यहाँ 2 आ गया, 3 उतार लिया। अब चला जाएगा ये 8 बार के समथिंग, 8 तिया 24 8 दूनी 16 और 2 18, तो 9 बार के समथिंग चले जाएगा 9 बार 9 तिया 27 का 7 9 दूनी 18 और 2 20, तो हमारे पास वैल्यू बनी 13 में से 7 गए बचे 6 और ऊपर से 9 उतार लिया 23 तिया 69, तो हम कितना जा रहा है 23 से 393 बार जा रहा है। बस की गुणा कर लो 0 2 तिया 6 और 2 9 18 का 8 और 2 तिया 6, तो कितना आ गया 6860 रुपये 6860 रुपये। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 170 किसी संख्या को पहले 10% कम कर दिया गया, इसके बाद इसमें 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या 50 कम है। प्रारंभिक संख्या कितनी है, पहले 10% कम कर दिया गया फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो हम कह सकते हैं कुल कितनी कमी आई। जब वृद्धि और कमी बराबर हो तो हमेशा क्या होती कमी होती, तो कमी परसेंट बराबर वृद्धि गुणा कमी बटे 100, तो 1% की क्या होगी कमी होगी। ठीक है, जब 1% की कमी होगी तो कम कितना कर दिया गया 50, तो 1% कमी पर संख्या 1% पर कमी कितनी हमारे पास 50, तो 100% में कितना आ जाएगा 50, तो 100% पर कितना आ जाएगा ये निकाल लेंगे। 100% पर कितनी आ जाएगी, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 50 गुणा 100 बराबर कितना 5000, कितना आ जाएगा 5000। चलिए 170 कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए प्रतिशत चैप्टर को आज हमने समाप्त कर दिया और आगे के जो चैप्टर है जैसे कि लाभ हानि हुआ तो इसके बाद लाभ हानि करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो यदि हमारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और कमेंट करके ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।